Welcome to Blind Bankers of India. The videos uploaded on this channel are recorded for educational purposes. These are specially designed for persons with vision impairment. Press the bell icon to subscribe to our channel. Chapter 6 Accounting Structures. Hello friends, this is Dr. Ashwini Kumar Agarwal bringing you Chapter 6 Accounting Structures. You know, JIB is easy to pass. That's what we have to always visualize. And we're going to talk about Paper 2 of Accountancy, and focus will be on a very important chapter, that is Chapter 6 Accounting Structures. Once we understand the basics of accountancy, things are very easy. We will be covering this chapter in few parts. So this is going to be part 1. हम समझेंगे अकाउंटिंग का स्ट्रक्चर क्या है, अकाउंटिंग का मीनिंग, बेसिक्स, स्ट्रक्चर्स, फंडामेंटल्स. यदि हमारा बेस स्ट्रांग हो जाए तो पेपर पास करना इजी. अकाउंटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बिजनेस एंटिटी के अंदर जो भी हो रही हैं उसी का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, उसी को सिस्टमैटिकली क्लासिफाई करता है और उसी को इंटरप्रेट करता है. यूएस के चार्टर्ड अकाउंटेंट के इंस्टीट्यूट ने अकाउंटिंग को डिफाइन किया है. अकाउंटिंग एक आर्ट है, वैसी आर्ट जो बिजनेस एंटिटीज में हो रही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करेगा, क्लासिफाई करेगा, इंटरप्रेट करेगा, और यह केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा विच रिलेट टू मनी. अकाउंटिंग हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की इवेंट को डेट वाइज, सीक्वेंस वाइज सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करता है बुक्स के अंदर. अकाउंटिंग में वी हैव बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. बिजनेस को सेपरेट एंटिटी माना जाता है. सेपरेट यानी कि बिजनेस का ओनर जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वह कैपिटल माना जाता है. जो पैसा बिजनेस एंटिटी बोरो करती है वह उसकी लायबिलिटी है, और जो भी उसके पास लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, रॉ मटेरियल, ये सब उस बिजनेस एंटिटी के असेट्स हैं. ध्यान रहे, ये ओनर के असेट्स नहीं है, ये बिजनेस एंटिटी के असेट्स हैं. ये ओनर की लायबिलिटी नहीं है, ये बिजनेस की लायबिलिटी है. ये ओनर का फंड नहीं है, ये बिजनेस का कैपिटल है. सो ओनर और बिजनेस तो सेपरेट एंटिटीज हैं. अकाउंटिंग सारी बिजनेस एंटिटीज की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखता है. अकाउंटेंसी में बिजनेस कॉन्टिन्यूटी कॉन्सेप्ट है. यह मान के चलता है कि बिजनेस लगातार चलता रहेगा और यह रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने होंगे हमें. लेकिन इसमें बीच बीच में एक लैंडमार्क्स या एक पड़ाव आते हैं जो एक फाइनेंशियल ईयर के रूप में होते हैं, जहां पर सभी अकाउंटिंग की एंट्रीज का एक सबमिशन किया जाता है, जिससे इंटरप्रिटेशंस निकाले जाते हैं, बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ को जाना जाता है. नेक्स्ट, अकाउंटिंग मनी कॉन्सेप्ट्स पर चलती है. केवल वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगी जो मनी टर्म्स में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं. यदि बिजनेसमैन की तबीयत ठीक नहीं है या मैनेजिंग डायरेक्टर की तबीयत ठीक नहीं है तो वह अकाउंटिंग में नहीं शो होगा. यदि एक्सपेक्टेड सेल्स हैं तो वह अकाउंटिंग में नहीं शो होगा. अकाउंटिंग केवल अक्रूवल कॉन्सेप्ट पर चलती है. जो हुआ है उन्हीं इवेंट्स को रिकॉर्ड करती है. अकाउंटिंग मनी कॉन्सेप्ट के अनुसार केवल मनी टर्म्स में चीजों को रिकॉर्ड किया जाएगा. अकाउंटिंग अक्रूवल कॉन्सेप्ट में ओनली वो एक्सपेंडिचर या इनकम जो एक्रू हो गए हैं, जो रियल टेक प्लेस कर लिया है जिन्होंने, केवल उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाएगा. अकाउंटिंग बिजनेस एंटिटी की क्वार्टरली रिव्यू, हाफ ईयरली रिव्यू कंडक्ट करता है, लेकिन एनुअल क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर के एंड में की जाती है और उसके बाद बिजनेस को कंटिन्यू किया जाता है, अकाउंटेंट की रिकॉर्ड को कंटिन्यू किया जाता है. और जो फाइनल अकाउंट्स भी बनते हैं उसके अंदर केवल एक साल की फिगर्स नहीं, पिछले साल की फिगर्स भी रिफ्लेक्ट करता है बैलेंस शीट, जिससे कंपैरिजन किया जा सके. फाइनेंशियल ईयर के एंड में 3 इंपॉर्टेंट अकाउंट्स बनाए जाते हैं. फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड इज बैलेंस शीट. आई रिपीट,
3 इंपॉर्टेंट अकाउंट्स बनाए जाते हैं. फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड इज बैलेंस शीट. इनके बेसिस पर 3 और अकाउंट्स बनाए जाते हैं. फर्स्ट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, सेकंड इज फंड फ्लो स्टेटमेंट, थर्ड इज रेशियो एनालिसिस. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के बेसिस पे 3 और अकाउंट बनाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस. ध्यान रहे, अकाउंटिंग में हर एंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है, उन्हें लिखा जाता है, उन्हें पढ़ा जाता है और उन्हें इंटरप्रेट किया जाता है. जैसे एक लैंग्वेज में कोई कम्युनिकेशन करता है अपने थॉट्स का एक जगह से दूसरी जगह, ऐसे ही अकाउंटेंसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर हुए इफेक्ट को रिकॉर्ड कर लेती है और कम्युनिकेट करती है मैनेजमेंट को, कम्युनिकेट करती हैं ओनर को, कम्युनिकेट करती हैं गवर्नमेंट को, कम्युनिकेट करती हैं पब्लिक को और उससे इंटरप्रेट निकालती हैं कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, कितना नेट प्रॉफिट हुआ, कैसे कैश फ्लो चल रहा है, कैसा फंड फ्लो चल रहा है और ओवरऑल लिक्विडिटी की पोजीशन क्या है. ये सब चीजें मालूम पड़ती हैं अकाउंटिंग से. फ्रेंड्स, इजंट इट इंटरेस्टिंग? जैसे लैंग्वेज में ग्रामर रहती है, सर्टेन रूल्स रहते हैं, ऐसे अकाउंटिंग में भी स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. यह अकाउंटिंग लैंग्वेज की ग्रामर है, स्टैंडर्ड रूल्स हैं. असेट्स को कैसे रिफ्लेक्ट किया जाएगा, एक्सपेंडिचर को कैसे शो किया जाएगा, कौन से एक्सपेंडिचर्स दिखाए जाएंगे, कौन से एक्सपेंडिचर नहीं दिखाए जाएंगे, असेट्स की एक्चुअल वैल्यू क्या शो की जाएगी. कॉस्ट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, यानी कि असेट्स को हमेशा कॉस्ट पर दिखलाया जाता है और एक्सपेंडिचर और इनकम अक्रूवल कॉन्सेप्ट पर है. जो अक्रू हो गई है इनकम या एक्सपेंडिचर केवल वही दर्शाया जाएगा, वही एंटर किया जाएगा. एक्सपेक्टेड सेल्स या एक्सपेक्टेड इनकम को रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा. इस चीज को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, इन सब के स्टैंडर्ड रूल्स सेट करता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट. हर कंट्री के अंदर इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के रहते हैं जो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स सेट करते हैं. इन्हीं प्रिंसिपल्स के अनुसार अकाउंटिंग मेंटेन की जाती है, इंटरप्रेट की जाती है और इससे उसके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी आती है. अकाउंटिंग हैज अ स्पेसिफिक पर्पस, उसका एक सर्टेन नेचर है. अकाउंटिंग की जाती है रिकॉर्ड्स की हिस्ट्री मेंटेन करने के लिए, उनको इंटरप्रेट करने के लिए, बिजनेस एंटिटी को कंट्रोल करने के लिए. बिजनेस एंटिटी जिस डायरेक्शंस के लिए बनाई गई है उस तरफ बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, उसकी इवैल्यूएशन के लिए. मॉडर्न अकाउंटेंसी जो डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित है, इसका इतिहास लगभग 500 साल पुराना है और 500 साल पहले यह इटली में शुरू हुआ था, समथिंग अराउंड 500 years बैक, एंड ओवर द ईयर इट हैज डेवलप्ड और इसको इम्पेटस मिला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो 19th सेंचुरी में हुआ. उसके बाद 20th सेंचुरी में जो 2 वर्ल्ड वॉर्स हुई, उससे ओवरऑल बिजनेस इकोनॉमी जो ग्रो करी, उससे अकाउंटिंग डेवलप हुई. की हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है. कैसे इसका ओरिजिन हुआ, कैसे ये आगे डेवलप हुई, ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे असेस हो, इसके लिए कॉन्सेप्ट है ट्रांसफर प्राइस मैकेनिज्म. सो नाउ लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर सेक्शन 6.1. व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. वेरियस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एक भाषा के रूप में डेवलप होते हैं. इसी के बेसिस पर एक मैनेजर दूसरे मैनेजर से बात करते हैं. इसी के आधार पर ओनर और पब्लिक के बीच में वार्तालाप होता है. हर बिजनेस ट्रांजैक्शन जो मनी टर्म्स में एक्सप्रेस की जाती है, उसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड करती है, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करती है, इंटरप्रेट करती है, जिससे बिजनेस को समझा जा सकता है, बिजनेस से अपनी बात को कम्युनिकेट किया जा सकता है. यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स have defined accountancy. Accountancy is an art of recording, classifying and interpreting. I repeat,
अकाउंटेंसी क्या करता है? रिकॉर्डिंग करता है। किसकी? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। क्लासिफाई करता है सिस्टमैटिकली और इंटरप्रेट करता है एज पर द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एज पर द नीड ऑफ द बिजनेस एंटिटी। अकाउंटेंसी केवल मनी टर्म्स में रिकॉर्डिंग करता है, केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करता है जो मनी टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सकती हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कॉन्सेप्ट, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस कैन बी रिकॉर्डेड विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी टर्म्स। केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग की जा सकती है जिन्हें पैसे के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। मैनेजिंग डायरेक्टर की तबीयत ठीक नहीं है, ये रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। नेक्स्ट, व्हाट इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग इज सिस्टमेटिकली recording business transactions and classifying them. Next, accounting कैसे की जाती है? How the accounting is done? आज अकाउंटिंग कंप्यूटर्स में की जाती है, लेकिन बेसिक अकाउंटिंग समझने के लिए हमें बुक्स को समझना होगा। एक बार हमें अकाउंटिंग बुक्स समझ में आ जाएंगी तो हम मॉडर्न अकाउंटिंग को भी आसानी से समझ पाएंगे। अकाउंटिंग की प्राइमरी बुक्स क्या है? What are the accounting primary books? Accountancy has 6 primary books. First is journal, Journal. Second is purchase book. Third is purchase return book. Fourth is sales book. Fifth is sales return book. And there is a 6th book which is both primary book as well as secondary book, that is 3-column cash book. अब हम इन 6 बुक्स को समझते हैं। पहला, व्हाट इज जर्नल? Journal। जर्नल को प्राइमरी बुक इसलिए कहा जाता है कि कोई भी एंट्री जो बिजनेस में हो रही है उसकी ट्रांजैक्शन सबसे पहली एंट्री जो की जाती है वो जर्नल में की जाती है। जर्नल को यदि हम देखेंगे तो हम पाएंगे उसके अंदर 5 कॉलम्स है। पहला डेट का कॉलम है, उतनी ही उसकी विड्थ होती है कि उसमें डेट आ जाए। दूसरा पर्टिकुलर का कॉलम है जिसमें थोड़ा चौड़ाई रहती है, विड्थ उसकी अच्छी होती है, जिसमें उसके पर्टिकुलर्स, ट्रांजैक्शन के पर्टिकुलर्स रिकॉर्ड किए जा सके। थर्ड, एक पतला सा कॉलम रहता है जिसे हम लेजर फोलियो, यहां पर लेजर का पेज नंबर एंटर किया जाता है। उससे नेक्स्ट डेबिट का एक कॉलम होता है जिसके अंदर अमाउंट लिखी जा सके, इतनी विड्थ रहती है। एंड 5 और आखिरी है क्रेडिट, उसमें भी अमाउंट लिखी जा सके, इतनी उसकी विड्थ रहती है। जो भी ट्रांजैक्शन हुई उस ट्रांजैक्शन की डेट एंटर की जाएगी डेट कॉलम में। पर्टिकुलर्स में जिस अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है वह ऊपर लिखा जाएगा। उससे अगली लाइन में लिखेंगे जिस अकाउंट को क्रेडिट किया जा रहा है, और तीसरी लाइन में नरेशन लिखेंगे, क्या वजह है, क्या एग्जैक्टली हुआ है। उसके बाद लेजर फोलियो का कॉलम शुरू में खाली छोड़ा जाएगा। फिर डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट के सामने क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट का अमाउंट एंटर किया जाता है। इस प्रकार से जर्नल की हर एंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है। सेकंड इज परचेज बुक। बिजनेस के अंदर जितने भी गुड्स परचेज किए जाते हैं, गुड्स का अर्थ है जिसमें बिजनेस डील करता है। अगर वो फर्नीचर में डील करता है तो वुड जो खरीदी गई, कील खरीदे गए, रॉ मटेरियल खरीदा गया, यह परचेज बुक में आएगा। यदि वह टेक्सटाइल का बिजनेस कर रहा है तो जो भी कॉटन खरीदा गया, रेयॉन खरीदा गया, ये सब परचेजेस में आएगा। यदि कोई मशीन खरीदी गई तो यह परचेजेस में नहीं आएगा। यदि कोई ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक खरीदा गया वह भी परचेजेस में नहीं आएगा। परचेज बुक भी जर्नल की तरह ही होती है। जितने भी गुड्स, रॉ मटेरियल समय समय पर परचेज किए जाते हैं ये परचेज बुक में एंटर किए जाते हैं। परचेज बुक में भी उतने ही 5 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम। थर्ड, परचेज रिटर्न बुक। जितनी बिजनेस ने परचेजेस की उनमें से कुछ रॉ मटेरियल या कुछ खराब हुआ या आवश्यकता नहीं है तो लौटा दिया जाता है। जो भी रिटर्न किया जाता है परचेजेस में से वो परचेज रिटर्न बुक में एंटर किया जाता है। परचेज रिटर्न के अंदर केवल जो परचेजेस किए गए हैं, गुड्स, रॉ मटेरियल, उन्हीं के रिटर्न की एंट्री होगी। किसी और रिटर्न की एंट्री, मान ली एक
ऑफिस के लिए टेलीविजन खरीदा गया और वह रिटर्न कर दिया गया तो वह परचेज रिटर्न में नहीं आएगा। फोर्थ इज सेल्स बुक। सेल्स बुक भी जर्नल की तरह रहती है, इसमें केवल सेल्स की एंट्रीज की जाती हैं, सेल्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जो भी बिजनेस अपनी सेल्स जिस बिजनेस में डील कर रहा है, फर्नीचर है तो फर्नीचर सेल कर रहा है, टेक्सटाइल है तो कपड़ा सेल कर रहा है, उसी की एंट्री आएगी। अगर कोई लैंड या बिल्डिंग सेल करी गई उसकी एंट्री सेल्स बुक में नहीं आएगी। सेल्स बुक का स्ट्रक्चर भी जर्नल की तरह ही होता है, पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, फिर डेबिट और फिर क्रेडिट। पांचवी बुक है सेल्स रिटर्न बुक, जिसमें जो भी सेल्स हमने करी अगर वो वापस आई उनको रिकॉर्ड किया जाता है। केवल जो हमने रेगुलर बिजनेस के सेल के अंदर सेल की गई है वो जो वापस आएगा उसी को हम सेल्स रिटर्न बुक में एंटर करेंगे और इसके अंदर भी स्ट्रक्चर सेम ही रहता है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। 6 एक इंपॉर्टेंट बुक है, इसे हम बोलते हैं 3 कॉलम कैश बुक। यह प्राइमरी बुक भी है और सेकेंडरी भी है। इसका स्ट्रक्चर लेजर की तरह ज्यादा होता है और जर्नल की तरह कम। इसके अंदर 3 कॉलम कैश बुक के 2 पार्ट्स रहते हैं एक साथ जो दिखते हैं। अगर हम अपने सामने खोलकर देखें, लेफ्ट साइड में डेबिट, राइट साइड में क्रेडिट। डेबिट पार्ट में 6 कॉलम रहते हैं जिनमें डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। मैं रिपीट करता हूं, काफी चीजें जर्नल से मिलती जुलती हैं। लेफ्ट साइड में डेबिट साइड में होगा सबसे पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो जैसा कि जर्नल में ही था। वहां पर डेबिट क्रेडिट कॉलम थे, यहां पर रहते हैं कैश, बैंक और डिस्काउंट। ये हमारा हो गया कैश बुक का डेबिट साइड। इसी तरह से कैश बुक का क्रेडिट साइड, उसमें भी यही 6 कॉलम्स रहते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। इस बुक को देखकर बिजनेस की कैश पोजीशन क्या है, बैंक बैलेंस क्या है और कितना डिस्काउंट उसने रिसीव किया है या कितना डिस्काउंट उसने दिया है वो रिफ्लेक्ट होता है। ध्यान रहे, यहां पर डिस्काउंट सेल डिस्काउंट नहीं होता, केवल कैश डिस्काउंट होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट? ध्यान रहे, सेल डिस्काउंट की एंट्री कहीं पर भी अकाउंट्स में नहीं होती। बुक्स में जितने भी प्रोडक्ट्स बिजनेस एंटिटी के पास अवेलेबल हैं वह कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। सेल बुक में कभी भी सेलिंग प्राइस रिकॉर्ड नहीं किया जाता, जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्चुअल प्राइस फिक्स हुआ है वो ही एंटर किया जाता है। सेलिंग प्राइस पर जो भी डिस्काउंट दिया जाता है वह बुक्स में एंटर नहीं होता, तो केवल फाइनल जो ट्रांजैक्शन की प्राइस है उसी पर ही सेल्स बुक में एंट्री होगी। कैश डिस्काउंट कैश बुक में एंट्री होती है। कई बार कैश जल्दी प्राप्त करने के लिए बिजनेस एंटिटीज कैश डिस्काउंट देती हैं, यानी कि ड्यू जो अमाउंट है वो ज्यादा होता है और थोड़ा सा कैश डिस्काउंट देकर वो कम में पैसे में काम कर लेती हैं, फाइनल कर देती हैं, सेटल कर देती हैं, उसे कैश डिस्काउंट करते हैं और इसी की एंट्रीज कैश बुक में की जाती हैं। अब तक दी गई जानकारी से आपको क्लियर हो गया होगा कि एंट्रीज को सीक्वेंशियली रिकॉर्ड किया जा रहा है। जो परचेज से रिलेटेड है परचेज में, जो परचेज रिटर्न है वो परचेज रिटर्न में, जो सेल्स से रिलेटेड है वो सेल्स में, जो सेल्स रिटर्न से रिलेटेड है वो सेल्स रिटर्न बुक में, जो कैश या बैंक से रिलेटेड है वो कैश बुक में, और जो भी एंट्रीज इसके अलावा बची वो जर्नल एंट्रीज में की आती हैं। इन बुक्स को देखकर सीक्वेंसिंग मालूम पड़ जाती है, कब कब क्या क्या हुआ यह तो मालूम पड़ जाता है, लेकिन कितना पैसा मिस्टर ए को देना है, कितना पैसा
मिस्टर बी से लेना है, क्या वैल्यू के असेट्स आज बिजनेस में अवेलेबल हैं, कितनी इन्वेंट्री है, यह सब जर्नल एंट्री से या प्राइमरी बुक से मालूम नहीं पड़ता। तो हम समझना चाहेंगे अकाउंटेंट्स क्या करते हैं जिससे यह सब जानकारी भी मिलती है। इसके लिए वो बनाते हैं सेकेंडरी बुक्स। व्हाट आर सेकेंडरी बुक्स? लेजर को सेकेंडरी बुक कहा जाता है। इसके कैश बुक की तरह दो पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट साइड में डेबिट, राइट साइड में क्रेडिट। डेबिट साइड में डेट पर्टिकुलर फोलियो अमाउंट, इसी तरह से क्रेडिट साइड में भी डेट पर्टिकुलर फोलियो अमाउंट। लेजर अकाउंट्स तीन प्रकार के बनाए जाते हैं। पहले पर्सनल अकाउंट्स, दूसरे रियल अकाउंट्स, थर्ड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। जितने भी डेटर्स या क्रेडिटर्स जिन जिनको पैसा देना है या जिनसे पैसा लेना है, उन सब के जो खाते बनाए जाते हैं उन्हें हम पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। जितने भी असेट्स या लायबिलिटीज के अकाउंट है, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, व्हीकल अकाउंट, ये सभी अकाउंट्स को रियल अकाउंट्स कहा जाता है। तीसरे हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, रेंट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, यह सभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स हैं। जब भी हम लेजर्स को देखेंगे तो हमें सिचुएशन देखकर समझ में आ सकती है कि मिस्टर ए को कितना पैसा देना है, मिस्टर बी से कितना लेना है, रेंट का साल का कितना खर्चा आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का कितना खर्चा आ रहा है, बिल्डिंग की आउटस्टैंडिंग वैल्यू क्या है, कितना इन्वेंट्री अवेलेबल है। यह सारी जानकारी हम लेजर अकाउंट से पता कर सकते हैं। व्हाट इज पोस्टिंग? जब जर्नल से एंट्रीज को लेजर में पोस्ट किया जाता है, लेजर्स में एंटर किया जाता है, इसे पोस्टिंग कहते हैं। जब हम जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो उस समय हम जर्नल में लेजर फोलियो में लेजर का पेज नंबर डालते हैं और इसी प्रकार से लेजर में जर्नल का एंट्री करते हैं, फोलियो नंबर डालते हैं। ध्यान रहे, अकाउंटेंसी में फोलियो का अर्थ है पेज एंड जर्नल में JOUR, जर का मतलब है डे, जो डे टू डे रिकॉर्डिंग करता है वह जर्नल। व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? इन अकाउंटेंसी वी हैव अ डबल एंट्री सिस्टम। इसके अंदर जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है उसके अंदर एक डेबिट रहता है, दूसरा क्रेडिट। अगर बिल्डिंग परचेज करी गई है तो बिल्डिंग आई है, कैश गया है या बैंक बैलेंस गया है। मिस्टर ए ने 1 करोड़ रुपया लोन दिया है तो मिस्टर ए की देनदारी बढ़ गई 1 करोड़ से, दूसरी ओर कैश आया 1 करोड़ रुपए का। लेट मी रिपीट, इफ मिस्टर ए हैज given a loan of 1 crore rupees to the business entity, so its our credit has increased by 1 crore rupees and our cash also increased by 1 crore rupees. So every entry has a double impact. If the business entity has paid a rent of 1 lakh rupees, on the one hand expenditure has increased by 1 lakh rupees, on the other hand the cash has been reduced by 1 lakh rupees. अगर हमने रेंट दिया है तो 1 लाख रुपीस का एक्सपेंडिचर बढ़ गया एक हाथ में और दूसरी हाथ 1 लाख रुपीस कैश कम हो गया। अकाउंटेंसी इस डबल इंपैक्ट को कैप्चर करती है और रिकॉर्ड करती है इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंटिंग में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। इसका फायदा ट्रायल बैलेंस में एरर्स को रेक्टिफिकेशन में किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? सो
Financial statements are prepared at the end of the financial year. These statements are number 1, trading account, number 2, profit and loss account, and number 3 is balance sheet. Next, what does trading account include? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर होते हैं डायरेक्ट इनकम, सेल से हुई सारी इनकम ट्रेडिंग अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगी। जितना भी बिजनेस ऑपरेशन से सेल से जो रेवेन्यू आ रहा है वो हमारा इनकम की साइड ट्रेडिंग अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। जितना भी रॉ मटेरियल परचेज करा, जितना वेजेस दी लेबर को, ये डायरेक्ट में जाएगा। ये सारा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर डायरेक्ट रेवेन्यू में से माइनस कर दिया जाएगा। जो नेट हमारे पास आएगा उसे हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। बिजनेस ऑपरेशंस यानी जो बेसिक बिजनेस है, फर्नीचर का है तो फर्नीचर के बिजनेस से, टेक्सटाइल का है तो टेक्सटाइल के बिजनेस से जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट हुआ वो ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में ट्रेडिंग अकाउंट से रिफ्लेक्ट होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर को टेक केयर करता है। जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है उसमें इनडायरेक्ट इनकम को जोड़ दिया जाता है। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट की है, उससे इंटरेस्ट आया है, रेंट आया है, किसी चीज को लेंड आउट करा, उससे जो रिटर्न्स आए हैं ये सब इनकम में आ जाएंगे। इसी तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, जो ऑफिस स्टाफ की सैलरी दी गई है, टेलीफोन के बिल्स दिए गए हैं, स्टेशनरी का खर्चा किया गया है, ये सब का सब इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर में आता है। तो इनडायरेक्ट इनकम में से इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर निकाल दिया जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर हमने सारी जो इनडायरेक्ट इनकम है उसको जोड़ दिया और उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर निकाल दिया। जो नेट आएगा उसे हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। नेट प्रॉफिट सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी बिजनेस से। प्रॉफिट एंड लॉस से ही हमें नेट प्रॉफिट का पता लगता है। नेट प्रॉफिट को बॉटम लाइन भी बोलते हैं। किसी भी बिजनेस की बॉटम लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और यह हमें पता लगती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। नेक्स्ट, बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट बिजनेस के असेट एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट है। अकाउंटिंग में बैलेंस शीट इक्वेशन कहती है बिजनेस एंटिटी के टोटल एसेट इज इक्वल टू बिजनेस एंटिटी के टोटल कैपिटल प्लस बिजनेस एंटिटी का टोटल लायबिलिटीज। यानी कि बिजनेस एंटिटी के पास जितने असेट्स हैं दे आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बात भी सही है। बिजनेस एंटिटी का अपना तो कुछ भी नहीं है। जो भी उसके पास आया है या तो उसके ओनर ने दिया है वो कैपिटल है, या किसी ने उसे क्रेडिट दिया है वो उसकी लायबिलिटी है। जो भी उसके नेट प्रॉफिट्स होते हैं वो तो ओनर के हो जाते हैं तो वो कैपिटल का हिस्सा बन जाते हैं। और कैपिटल प्लस लायबिलिटी यानी कि जो भी उसे ओनर से मिला है, जो भी बिजनेस एंटिटी को ओनर से मिला है या उसने बोरो किया है, अगर उस टोटल को जोड़ देगा तो उसे मालूम पड़ेगा कि उसके पास इतने की लैंड है, इतने की बिल्डिंग है, इतने का रॉ मटेरियल है, इतने का फिनिश्ड गुड्स है। और इन टोटल को हम जब शो करते हैं तो पाते हैं कि हमेशा टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यही बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट करती है। बैलेंस शीट को देखकर हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि बिजनेस के कौन से असेट्स हैं, बिजनेस कितना कर्ज में डूबा हुआ है, हाउ मच इट इज ओनिंग टू द बिजनेस, एंड कितना ओनर का कंट्रीब्यूशन है, कितनी ओनर की परसेंटेज होल्डिंग है। इससे ओवरऑल हेल्थ पता लगती है। और नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट के बॉटम पे होता है, इसीलिए इसे बॉटम लाइन ऑफ द बिजनेस बोला जाता है। और कैपिटल उसके टॉप पर होता है, इसे बैलेंस शीट की टॉप लाइन बोला जाता है। तो जब भी आप कभी सुने कि टॉप लाइन ऑफ द कंपनी, उसका मतलब होता है कि उस कंपनी का कैपिटल कितना है। बॉटम लाइन ऑफ द कंपनी, उसका मतलब है कि उस कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है। अकाउंटेंट्स जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो वो केवल इस साल की फिगर्स रिफ्लेक्ट नहीं करते। बैलेंस शीट में हमेशा 2 साल की फिगर्स,
और कभी कभी 3 साल के फिगर्स यानी कि 2 साल पहले, 1 साल पहले और प्रेजेंट ईयर की फिगर्स रिफ्लेक्ट होती है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिजनेस का असेट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं, बिजनेस की ओनरशिप का जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो कैसे बढ़ रहा है, किस तरह से बिजनेस बोरोइंग्स बढ़ रही है, तो उसका जो ओवरऑल ट्रेंड है वो बैलेंस शीट से नजर आ जाता है। इसी बैलेंस शीट की सहायता से कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस भी किया जा सकता है। पता लगता है कि करंट रेशियो क्या है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या है, डेट इक्विटी रेशियो क्या है, इन सबको समझेंगे। लेकिन ये सब चीजें पॉसिबल हैं जब हमारे ये 3 फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर दिए जाते हैं, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जो अकाउंटेंट्स बिजनेस एंटिटी के लिए प्रिपेयर करते हैं और बिजनेस एंटिटी की फाइनेंशियल हेल्थ कागजों में सामने रख देते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर शो करेंगे किस तरह से कैश फ्लो कर रहा है। हाई लिक्विडिटी, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कैश, एक साइड में आएगा। कैश कैसे आ रहा है? सेल से आ रहा है, बिल्डिंग सेल करी, लैंड सेल किया, कुछ भी सेल करा तो कैश आ रहा है, तो आ रहा है कहां से? या बोरो किया। दूसरा, उसका यूजेस, कैश का कैसे यूज हो रहा है? परचेजेस में यूज हो रहा है, कुछ नए असेट्स खरीदे गए हैं उसके लिए यूज हो रहा है, क्या लिक्विडिटी पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन की, ये पता लगता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। नेक्स्ट, व्हाट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट? फंड इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स आर दोज असेट्स, वो आस्तियां which can be converted into cash within 1 year, जो भी 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, चाहे वह इन्वेंट्री है, चाहे वो बिल्स रिसीवेबल है, ये सब करंट असेट का हिस्सा माना जाता है। और करंट लायबिलिटीज वो सब देनदारियां, वो ऑल दोज थिंग्स विच हैव टू बी पेड विद इन 1 year, दे आर करंट लायबिलिटीज। करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी इज वर्किंग कैपिटल और फंड। ये बिजनेस की लिक्विडिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फंड फ्लो स्टेटमेंट शो करती है फंड्स कहां से आ रहे हैं, सोर्सेज क्या हैं और कैसे फंड्स यूज हो रहे हैं, यूजेस क्या है। तो फंड्स का यूजेस और सोर्सेज रिफ्लेक्ट करती हुई जो स्टेटमेंट आपके सामने आती है अकाउंटेंट्स द्वारा प्रिपेयर किए गए बिजनेस एंटिटी की, दैट्स कॉल्ड फंड फ्लो स्टेटमेंट। उसको देखने के बाद आप बता सकते हैं किस तरह से फंड्स फ्लो कर रहे हैं, फंड पोजीशन बिजनेस की क्या है, जिससे उसकी फाइनेंशियल हेल्थ की पोजीशन मालूम पड़ती है। नेक्स्ट, व्हाट इज रेशियो एनालिसिस? फ्रेंड्स, जैसा बताया अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है जो बिजनेस एंटिटी की फाइनेंशियल हेल्थ ट्रांजैक्शंस को कम्युनिकेट करती है। लिक्विडिटी पोजीशन पता करने के लिए सर्टेन रेशियोज हैं, जैसे करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी का रेशियो निकाल लेंगे, करंट रेशियो, तो उससे मालूम पड़ जाएगा कि क्या पोजीशन है लिक्विडिटी की। करंट रेशियो अगर 1.33:1 है, यानी कि जो करंट लायबिलिटीज हैं उससे करीब करीब 33% एक्स्ट्रा हैं करंट असेट्स लायबिलिटीज के मुकाबले, तो ऑटोमेटिकली हेल्दी पोजीशन है। इसी तरह से क्विक रेशियो आता है जिसके अंदर क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज आ जाता है, जिसके अंदर क्विक असेट्स में करंट असेट्स में से इन्वेंट्री माइनस कर ली जाती है। इसी तरह से डेट इक्विटी रेशियो हमें बताता है कि डेट्स कितने, टोटल डेट्स हम बैलेंस शीट से निकाल लेंगे और कितना ओनर्स फंड है, कितना कैपिटल है, वो हम डिनोमिनेटर में शो करेंगे। सो ऊपर डेट्स, नीचे इक्विटी। सो डेट अपॉन इक्विटी रेशियो हमें शो करेगा कि कैपिटल के मुकाबले लोन्स का क्या हमने पोजीशन ले रखी है बिजनेस एंटिटी ने। जितना यह रेशियो कम होगा उतना बिजनेस हेल्दी होगा, यानी कि डेट्स कम है, इक्विटी ज्यादा है, ऑटोमेटिकली उसके अंदर ओनर्स फंड ज्यादा है, ओनरशिप ज्यादा है, बिजनेस की हेल्थ अच्छी है, लोन्स में कम दबाव है। इसी तरह से होता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। जितने भी डेट्स हैं उनकी पेमेंट से रिलेटेड उसकी इंस्टॉलमेंट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अमाउंट निकालते हैं हम, उसके आधार पर देखते हैं कि कितनी कैपेसिटी है लोन्स को वापस करने की,
जितना हेल्दी डेट सर्विस कवरेज रेशियो होगा उतनी लोन को रिपे करने की कैपेसिटी अच्छी होगी ऑर्गेनाइजेशन की, उतने अच्छे टर्म्स पर नेगोशिएट कर सकेगी ऑर्गेनाइजेशन अपने फंड्स को एक्वायर करने के लिए. नाउ वी गो टू सेक्शन 6.2. व्हाट इज द नेचर ऑफ अकाउंटिंग एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग? व्हाई वी डू अकाउंटिंग? टू हैव अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस एंटिटी. सभी चीजें याद रखना मुश्किल है, difficult to remember everything. If it is recorded on the books, it's easy to follow. Date wise कौन कब कहां कैसी ट्रांजैक्शन हुई उसकी सीक्वेंसिंग हमें मिल जाती है अकाउंटिंग से. जैसा कि उसका नरेशन जर्नल में एंटर किया गया है वो हमें पता लग जाता है कि ये एंट्री किस वजह से हुई थी. यदि बिजनेस एंटिटी के साथ कोई फ्रॉड करने की कोशिश करेगा तो उसको इन्वेस्टिगेट भी किया जा सकता है अकाउंटिंग सिस्टम्स के थ्रू. इसी तरह से अकाउंटिंग से मालूम पड़ता है कि बिजनेस एंटिटी को कितना कितना पैसा देना है, कितना पैसा लेना है, अपने फंड्स को मैनेज किया जा सकता है. अकाउंटिंग हेल्प्स टू आइडेंटिफाई वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टुवर्ड्स प्रॉफिट्स. क्या जो बिजनेस एंटिटी है वो प्रॉफिट की तरफ बढ़ रही है और इट इज हेडिंग टुवर्ड्स लॉसेस, या उसको लॉसेस होने वाले हैं. उसको लॉसेस होने वाले हैं तो कैसे रोके जाएं, अगर वो प्रॉफिट की तरफ बढ़ रही है तो कैसे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ाई जाए, ये हम टेक केयर कर सकते हैं बिजनेस एंटिटी के साथ. अकाउंटिंग हम बैंकर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बिजनेस एंटिटी की फाइनेंशियल हेल्थ हमें इसी से मालूम पड़ती है और इसी वजह से हम सेफली लोन दे सकते हैं, बिजनेस एंटिटी को गाइड कर सकते हैं. इसीलिए जब भी हम लोन देना चाहते हैं तो हम बिजनेस एंटिटी से उसके पिछले 3 साल की बैलेंस शीट मांगते हैं, उसकी स्टॉक स्टेटमेंट मांगते हैं, उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट मांगते हैं, जिससे हमें उसकी फाइनेंशियल हेल्थ का मालूम पड़ता है और हम सेफली लेंडिंग कर सकते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट से उसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की पोजीशन मालूम पड़ती है. प्रॉफिट एंड लॉस से उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर किस तरह का हो रहा है हमें मालूम पड़ता है. बैलेंस शीट से मालूम पड़ता है कि कैसे उसके असेट्स हैं, कितनी वो ऑलरेडी बोरोइंग्स कर चुकी है, कहां कहां उसकी लायबिलिटीज हैं, जिससे हमें बिजनेस एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन का सही आकलन किया जा सकता है. वी कैन अंडरस्टैंड वेयर एग्जैक्टली द बिजनेस स्टैंड्स विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल हेल्थ. Next, accounting also helps in understanding the liquidity position. बिजनेस की लिक्विडिटी कैसी है, कैसे उसकी ऑब्लिगेशंस आने वाली हैं, उन ऑब्लिगेशंस को कैसे मीट किया जा सकता है, जिससे जो साख है वो बिजनेस की एंटिटी की बनी रहे, क्रेडिबिलिटी बनी रहे. नेक्स्ट, फाइनेंशियल एनालिसिस आर द बैरोमीटर्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द बैरोमीटर्स. बैरोमीटर बताता है किस जगह कितना प्रेशर है, एयर प्रेशर है. उसी तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताते हैं कि किस एरिया में कितना प्रेशर इस ऑर्गेनाइजेशन पर है, असेट्स को लेकर, लायबिलिटी को लेकर, फाइनेंशियल हेल्थ को लेकर, लिक्विडिटी को लेकर. नेक्स्ट, अकाउंटिंग हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजंस. कौन सा सामान विद इन फैक्ट्री बनाया जाए, कौन सा आउटसोर्स किया जाए, ये तभी असेस कर सकता है, मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता है बिजनेस एंटिटी के लिए जब वह अकाउंटिंग कर रहा है, देख रहा है कि उसकी कॉस्ट क्या आ रही है अगर वो इंटरनली बनाता है, उसकी कॉस्ट क्या आ रही है अगर वो आउटसोर्स कर रहा है. इसी कंपैरेटिव बेसिस पर वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है, बिजनेस को ऑप्टिमाइज कर सकता है. नेक्स्ट, अकाउंटिंग हेल्प्स इन प्राइसिंग. जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है, तो क्या प्राइस हम रखें जिससे कि डिजायरेबल प्रॉफिट हमारा हो, कितना डिस्काउंट हम दे सकते हैं जिससे कि हमारे सेल्स मैक्सिमाइज किए जा सके बिजनेस एंटिटी के. ये सब पॉसिबल है विद द अकाउंटिंग पर्पसेस. अगर हम सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, उनको क्लासिफाई कर रहे हैं एंड प्रॉपरली इंटरप्रेट कर रहे हैं फॉर द बिजनेस एंटिटी. नेक्स्ट, अकाउंटिंग का एक और इंपॉर्टेंट पर्पस है follow the law. Law of the land wants that accounts has to be maintained, balance sheet has to be submitted according to Securities Exchange Board of India, SEBI, which is a controlling authority, Ministry of Corporate Affairs, MCA, and similar other laws
जितने भी कानून हैं उसका पालना हमें करनी है. वी हैव टू फॉलो द रूल्स, वी हैव टू फॉलो द लॉ. अकॉर्डिंगली बिजनेस एंटिटी को अपने अकाउंट्स कंसोलिडेट करके सबमिट करने होते हैं, इसलिए अकाउंटिंग करना मैंडेटरी है. अगर हम जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गैप को देखें तो हमें बैलेंस शीट के अंदर इंश्योर करना होता है जो भी कंटिंजेंट लायबिलिटी है. कंटिंजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी जो अभी तो नहीं है, हो सकता है आए. अगर कोई केस चल रहा है जिसके अंदर किसी ने क्लेम करा है बिजनेस एंटिटी से 10 लाख रुपए का, तो ये 10 लाख रुपया कंटिंजेंट लायबिलिटी है. कोर्ट कभी भी ऑर्डर दे सकता है कि उसे 10 लाख का कॉम्पनसेशन दिया जाए, तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है. यह बैलेंस शीट के फुट नोट्स में रिफ्लेक्ट करना मैंडेटरी है. नेक्स्ट, what is historic perspective of accountancy? Accounting double entry system started in Italy in 15th century. 15वीं शताब्दी में अकाउंटिंग शुरू हुई. और कहां हुई है शुरू? इटली में. दोस्तों ध्यान रहे कि रोमन एम्पायर पूरी इटली में ही थी, क्योंकि रोम जो है वो इटली का कैपिटल है. मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज ने इटली से ही अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम सीखा. 16th एंड 17th सेंचुरी में इसको फर्दर ब्रिटेन में और फ्रांस में डेवलप किया गया. बुक कीपिंग को स्टीवर्ड अकाउंटिंग भी बोला जाता है. इसके अंदर बुक्स रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था. नेक्स्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, उससे अगली स्टेज जो स्टीवर्ड अकाउंटिंग से नेक्स्ट स्टेज है, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, कब डेवलप हुई? फाइनेंशियल अकाउंटिंग 19th सेंचुरी में डेवलप हुई. जैसे ही कंपनीज एग्जिस्टेंस में आई, उनके अंदर अकाउंटिंग नीड की और ज्यादा जरूरत महसूस हुई. जितने भी इन्वेस्टर्स थे बड़ी बड़ी कंपनीज में, उन्हें कंपनी में क्या हो रहा है उसकी जानकारी देनी होती थी, जिसके लिए अकाउंटिंग को फर्दर डेवलप किया गया और यह फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रूप में रिफ्लेक्ट हुई. नेक्स्ट लेवल ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आगमन से 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई. जिसकी कॉस्ट कम, वो ज्यादा से ज्यादा सामान अपना बेच पा रहा था विद द कॉलोनियल रूल अक्रॉस द वर्ल्ड. अब फोकस अकाउंटिंग को यूज किया जा रहा था एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के लिए. व्हाट इज नेक्स्ट लेवल? द नेक्स्ट लेवल ऑफ अकाउंटिंग इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग? 20th सेंचुरी में ओनरशिप और मैनेजमेंट दो डिफरेंट हो गए. ओनर्स पैसा डालने लगे, मैनेजर्स बिजनेस को मैनेज करने लगे. मैनेजर्स बहुत ही प्रोफेशनल, उन्होंने तरह तरह के एनालिसिस शुरू किए फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, जिससे बिजनेस को और अच्छे से वे समझ सकें. दिस वॉज कॉल्ड एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर द पर्पज ऑफ बेटर मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस एंटिटीज. नेक्स्ट लेवल ऑफ अकाउंटिंग इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग 21st सेंचुरी का हिस्सा है. लास्ट 20 to 30 इयर्स फोकस होने लगा एनवायरमेंट पर, सोशल इंपैक्ट्स पर. तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसकी भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट शुरू हुआ. सोशल इकोनॉमिस्ट ने रिफ्लेक्ट करा किस तरह से बिजनेसेस कॉस्ट कर रहे हैं एनवायरमेंट को डैमेज करके, जिसकी एक ह्यूज कॉस्ट है. Now there is stress to include the damage to the environment as a cost towards production. अकाउंटिंग के अंदर इवन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हिस्सा बन चुकी है. सोसाइटी के ऊपर जो उसका बैड इफेक्ट आ रहा है, इवन उसकी कॉस्ट भी इनकॉर्पोरेट की जा रही है अकाउंटिंग के अंदर. नेक्स्ट, व्हाट आर अदर अकाउंटिंग? व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग? इन 1964 में हरमैनसन HERMANSSON स्ट्रेस किया, किसी भी बिजनेस एंटिटी में ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल है,
फिजिकल कैपिटल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल है, उसकी वैल्यू, उसकी नॉलेज, उसका कमिटमेंट, इसको असेस किया जाए, इनकॉर्पोरेट किया जाए और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हिस्सा बनाया जाए, इस पर हरमनसन ने काम किया। नेक्स्ट, व्हाट इज इन्फ्लेशन अकाउंटिंग? इन्फ्लेशन इज जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब कीमतें बढ़ती हैं सभी चीजों की कुछ समय तक लगातार, उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। एक बिजनेस का प्रॉफिट दुगना हो गया, यह जरूरी नहीं है कि यह डबल जो हुआ है प्रॉफिट ये रियल हो, ये इन्फ्लेशन की वजह से भी हो सकता है। जो इन्फ्लेशनरी एस्पेक्ट है उसको रियल ग्रोथ दिखाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की इंडेक्स से उसकी वैल्यू घटानी होगी। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। प्राइस इंडेक्स के थ्रू रियल वैल्यू रिफ्लेक्ट की जाती है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। नेक्स्ट, वेयर डिड द अकाउंटिंग ओरिजिन? अकाउंटिंग का ओरिजिन कहां से हुआ? ग्रीक, रोमन, इजिप्शियंस, बेबीलोनियंस, ये सभी लोग रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखते थे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के। ये इतना साइंटिफिक नहीं था जैसा कि 15th सेंचुरी में इटली में बाद में डेवलप हुआ। रोम में 14th सेंचुरी में बहुत तेज बिजनेस में डेवलपमेंट हुआ, जिसकी वजह से अकाउंट्स मेंटेन करना धीरे धीरे उनके लिए जरूरी होता गया। इटली में एक सिटी है वेनिस, विच इज द सीट फॉर क्रिश्चियनिटी। वहां पर बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। 1494 में लुका LUCA DE बार्गो BAGRO बार्गो BARGO पैसियोली PACIOLI लुका डे बार्गो पैसियोली wrote a book titled Summa. This book contained a chapter on double entry system. इसके बाद 16th और 17th सेंचुरी में ब्रिटेन में और फ्रांस में इस डबल एंट्री सिस्टम को और ज्यादा डेवलप कर दिया गया। लुका डे बार्गो पैसियोली एक भिक्षु था। ही वॉज ए मॉन्क हु रोट दिस बुक। लुका डे बार्गो पैसियोली इटली का 1494 में यह बुक लिखी थी सुमा, जिसको फर्दर डबल एंट्री सिस्टम को डेवलप करा गया। दिस वाज द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इन 19th century there was industrial revolution. In the 20th century there were 2 world wars. 19वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति और 20वीं शताब्दी की 2 विश्व युद्ध से अकाउंटिंग को एक नया आयाम मिला। अकाउंटिंग गॉट न्यू डायमेंशंस, इट केप्ट ऑन डेवलपिंग। When did accountancy appear in India? इंडिया में अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स कब से बने? 2000 years back, during the rule of Chandragupta, Chanakya wrote the book Arthashastra, in which he has a chapter on accounting, how the records have to be kept. Around 2000 years पहले चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था, जिसके अंदर अकाउंटिंग के रूल्स डिफाइन करे गए थे। वह आज के मॉडर्न अकाउंटिंग की तरह नहीं थे। अकाउंटिंग का मेथड जो ट्रेडिशनली हमारे यहां यूज किया जाता है उसे नमा मेथड बोलते हैं, NAMA। इसे महाजनी, मारवाड़ी, देशी के नाम से भी जाना जाता है। सो इंडियन मेथड्स हैं नमा, महाजनी, मारवाड़ी एंड देशी मेथड्स।